नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारती उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ में। और जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था हम यूपीटीजीटी की बात करेंगे, जिसमें कॉमर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो यूपीटीजीटी कॉमर्स की हम बात करेंगे। उसमें मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया था जिसमें सबसे पहले मैंने पुस्तक पालन के बारे में बताया था। तो आज हम पुस्तक पालन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पुस्तक पालन है, आज का हमारा टॉपिक है पुस्तक पालन। तो ये जो पुस्तक पालन है ना, ये सभी के काम आता है। छोटे बच्चे भी इसको जो होते हैं 6 to 8 क्लास के, फिर 9 to इंटर तक के, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम बेसिक है ये, तो ये बिल्कुल सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये उन सब के लिए भी हेल्पफुल होगा जो 6 to इंटर क्लास के बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, और हमारे लिए तो है ही जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो पुस्तक पालन क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पुस्तक पालन क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हम इसको अगर अलग अलग करें तो पुस्त और पालन, दो शब्द हमें निकल कर आते हैं, पुस्त और पालन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पुस्तक, और इसका मतलब होता है रखना। पुस्त का मतलब पुस्त का मतलब पुस्तक, और पालन का मतलब रखना, यानी कि पुस्तकों को रखना। इसका क्या मतलब हो गया? पुस्तकों को रखना। तो पुस्तक पालन का मतलब होता है पुस्तकों को रखना। अभी रखने का मतलब ये नहीं कि हमने लाए कहीं से खरीद के अपनी अलमारी में रख लिया, अपने बैग में रख लिया या अपने पास रख लिया। दैट इज़ नॉट पुस्तक पालन। पुस्तकों को रखना ये नहीं है। पुस्तकों को रखना, इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम। थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो हम देखेंगे पहले सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, है ना। लोग सीमित क्षेत्रों में रहते थे, तो हमारे जो व्यापारिक संबंध होते थे लोगों के साथ में, वो भी सीमित ही होते थे। यानी कि छोटे मोटे सौदे मतलब बहुत ही सीमित क्षेत्र में होते थे। छोटे मोटे सौदे हो या बड़े हो, सीमित क्षेत्र ही होता था उनका, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए नहीं होते थे। तो उनके जो भी सौदे होते थे वो भी सीमित ही होते थे, यानी कि कम होते थे, जिसको वो दिमाग में याद रख सकते थे। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो फिर सौदे भी बढ़ने लगे व्यापारियों के। तो उनको याद रखना मुश्किल हो गया। तो याद रखने के लिए क्या उन्होंने तरीका अपनाया? उसको लिखना शुरू कर दिया। लिखेंगे कहाँ? पुस्तकों में लिखेंगे, है ना। तो उन्होंने अपने पास पुस्तकें रखना शुरू कर दिया जिसमें कि वो सौदे रखते थे। इस तरीके से पुस्तकों को रखना क्या कहलाया? पुस्तक पालन। ठीक है। तो पुस्तक पालन क्या है? पुस्तकों को रखना। व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं उनको लिखने के लिए व्यापार में जो पुस्तकें रखी जाती हैं उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं पुस्तक पालन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, इससे तो क्लियर हो ही रहा है। बुक कीपिंग, पुस्तकों को रखना। पुस्तक पालन कहलाता है। इसको हम बही खाता भी कहते हैं। जो पुस्तकें रखी जाती हैं उसको हम बही खाता कहते हैं, इसलिए हम पुस्तक पालन को भी बही खाता भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम हिसाब की पुस्तकें भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम सारे हिसाब लिखते हैं। डेली के जो भी हिसाब होते हैं हमारे, वो हम पुस्तक पालन में लिखते हैं। ठीक है, तो पुस्तक पालन, पुस्तकों को रखना। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ल्यूकस पैसिओली ने। सबसे पहले इसके बारे में बताया था ल्यूकस पैसिओली ने। ठीक है, तो ल्यूकस पैसिओली ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोबारा से मैं इसको लिख देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया पुस्तक पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त प्लस पालन, जिसका मतलब हो गया पुस्तकों को रखना। पुस्तक को रखना या पुस्तकों को रखना। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था वो थे ल्यूकस पैसिओली। लूकस भी बोलते हैं इनको, ल्यूकस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ल्यूकस पैसिओली। इनको इंग्लिश में लिखेंगे हम LUCASPACIOLI, ल्यूकस पैसिओली। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने पुस्तक पालन शब्द का प्रयोग किया अपनी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द कंप्लीट सेट स्क्रिप्चरीज। इन्होंने सन 1494 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करी
जिसका क्या नाम था, द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज। ठीक है, द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज, इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की। द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पुस्त पालन शब्द का प्रयोग किया। ये जो पुस्तक थी ये बही खाता की सबसे पहली पुस्तक, खाते की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है जिसमें कि खाते के बारे में बताया गया हो। ठीक है, ये पुस्तक कौन सी भाषा में थी, इटली में थी। ठीक है, इटली भाषा में थी, यानी कि ल्यूकास पैसिओली एक इटालियन थे, है ना, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था ल्यूकास पैसिओली का, इनका जन्म हुआ था टस्कनी के बोर्गो सेंस पोलक्रो में, सेंस पोलक्रो, ये सेंस पोलक्रो या सेंसी पोलक्रो ऐसी समथिंग है। तो टस्कनी के बोर्गो सेंस पोलक्रो में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो सन है वो मानी जाती है 1446 से 1448 के बीच में। तो ये कंफर्म नहीं पता है कि क्या है, 46 to 48 के बीच में, 45 भी कहीं कहीं पे मिल जाती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है ना। जितनी है वो यही है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1446 से 48 के बीच में हुआ था, और कहीं कहीं भी 1445 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, टस्कनी के बोर्गो सेंस पोलक्रो में। अभी सेंस पोलक्रो, सेंसी पोलक्रो जो भी है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इटली भाषा में। इसमें इंग्लिश सिस्टम के बारे में बताया गया था कि इंग्लिश सिस्टम में हम पुस्तकों को कैसे रखते हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। किसने किया ये ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन किया था, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो सन मैंने लिखी ना 1494, इसके 51 साल बाद, 1494 के 51 साल बाद, यानी कि 1494 + 51 कितना आएगा ये, 1545। तो 1545 ईस्वी में, सन 1545 में, ये याद करने का तरीका है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। 1545 में, सन 1545 में एक विद्वान आए जिनका नाम था ह्यू ओल्ड कैसल। ह्यू ओल्ड कैसल ने इसको, द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, ने दी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो सन 1494 में द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज लिखी ल्यूकास पैसिओली ने, और उसको सन 1545 में ह्यू ओल्ड कैसल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये इंग्लिश पद्धति के बारे में बताती है बुक। ठीक है, सबसे पहली खाते के ऊपर लिखी गई बुक यही मानी जाती है द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरीज, जिसको किसने लिखा, ल्यूकास पैसिओली ने। कब लिखा, 1494 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक इनके ये वाले नियम को सही माना जाने लगा। फिर किसी ने अनुभव किया कि शायद इस नियम में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ और अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने एक नई बुक लिखी। ठीक है, वो बुक कब लिखी गई, इसके 250 साल बाद, यानी कि 1545 + 250 कितना हो गया, 1795
सन 1795 ऐड कर लो। इसमें जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1795 आएगा, है ना। तो पूरे 250 साल बाद क्या हुआ, एक तो 51 साल बाद इन्होंने ऐसा किया कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। फिर इसके भी 250 साल बाद किसी ने ऐसा अनुभव किया कि इसके नियमों में कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ नए नियम आने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक नई पुस्तक लिखी। किसने लिखी है ये नई पुस्तक? लिखी सन 1795 में एक विद्वान आए, एडवर्ड जोन्स। ठीक है, एडवर्ड जोन्स ने इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुक लिखी खाते के ऊपर वो लिखी ल्यूकस पैसिओली ने 1494 ईस्वी में। उसको फिर इंग्लिश में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? ह्यू ओल्ड कैसल के द्वारा 51 साल बाद, यानी कि कब किया गया? 1545 ईस्वी में, है ना, 1545 में। फिर इसके 250 साल बाद किसी ने ऐसा अनुभव किया कि सही नहीं है, कुछ ठीक होना चाहिए इसमें, तो वो ठीक किया। उसमें कुछ नियमों को अच्छा करके किसने लिखा अपनी बुक में? एडवर्ड जोन्स ने। बुक का क्या नाम था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, कब? 1795 ईस्वी में। ठीक है, ये तो इसका इतिहास हो गया कि पुस्तक पालन कहाँ से आया, कैसे बना। और इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी कि पहले का क्षेत्र काफ़ी सीमित था, फिर उसके बाद विस्तृत हुआ, फिर अनुभव हुआ कि पुस्तकें रखें, है ना। तो अर्थ भी हमें समझ में आ गया, इसका इतिहास भी हमको समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं परिभाषाओं की। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसको हटा देती हूँ। इसकी परिभाषाएं लिखते हैं। तो जो ये परिभाषाएं होती हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप देख लो, किसी भी टॉपिक की आप परिभाषाएं देख लो, तो बहुत सारी परिभाषाएं, एक एक चीज़ की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। तो पुस्तक पालन भी उससे पीछा नहीं है, इसकी भी बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में दी हैं। तो कुछ परिभाषाएं जो मुझे थोड़ी बहुत याद हैं जिस तरीके से भी, वो मैं बता दे रही हूँ। उसके अलावा कोई और परिभाषाएं आपको कहीं से मिलती हैं तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, क्योंकि परिभाषाएं भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी है ना। तो मैं कुछ परिभाषाएं जो मुझे जितनी याद है मैं उतनी लिख दे रही हूँ। तो एक परिभाषा आती है व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम पुस्तक पालन है। ये दी है बार्टली बॉय ने। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम क्या है? पुस्तक पालन है। इन्होंने क्या कहा है? इसको एक कला बताया है। किस चीज़ की कला? व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला। पुस्तकों में लिखने की जो कला है व्यापारिक व्यवहारों को, उसको कहा है इन्होंने पुस्तक पालन। किसने कहा है? ये बार्टली बॉय ने। बार्टली बॉय की परिभाषा है ये। एक परिभाषा और है, क्या है वो? पुस्तक पालन वाणिज्यिक एवं अन्य सौदों के वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सौदों के मौद्रिक पहलू को
हिसाब की पुस्तकों में लिखने की कला है। ये वाली परिभाषा दी है नॉर्थकाट ने। ठीक है, तो नॉर्थकाट ने बताया कि पुस्तक पालन क्या है, वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सौदों को मौद्रिक, इसके जो मौद्रिक पहलू है यानी कि जिसका कोई मूल्य है, मौद्रिक पहलू को हिसाब की पुस्तकों में लिखने की क्या है, कला है। इन्होंने भी इसको क्या बताया है, कला बताया है ना। नॉर्थकाट ने भी इसको कला बताया है। किस चीज़ की कला, मौद्रिक पहलू में लिखने की कला। किसको, वाणिज्यिक या फिर वित्तीय व्यवहारों को। ठीक है, वाणिज्यिक व्यवहार अथवा वित्तीय सौदों, जो भी कह लो आप इसको, वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सौदों या व्यवहारों, यहाँ व्यवहारों कर लो, व्यवहारों ही लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो वाणिज्यिक अथवा वित्तीय व्यवहारों को के मौद्रिक पहलू को हिसाब की पुस्तकों में लिखने की कला है। किसने कहा है, ये नॉर्थकाट ने कहा है। ठीक है, एक परिभाषा और है, पुस्तक पालन उन सभी सौदों एवं व्यावसायिक सौदों एवं अन्य सौदों जिनमें रुपया, पैसा, या अन्य वस्तुओं का हस्तांतरण होता हो को हिसाब की पुस्तकों में सही रूप में लिखने का विज्ञान एवं कला है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इसको विज्ञान भी कहा है और कला भी कहा है। किस चीज़ के लिए, पुस्तक पालन उन सभी व्यावसायिक एवं अन्य सौदों जिनमें रुपया, पैसा अथवा अन्य वस्तुओं का, यानी कि रुपया भी शामिल किया इन्होंने, पैसा भी शामिल किया। अगर इसके अलावा कोई वस्तुओं का हस्तांतरण कर रहा है तो वो भी हम लिखेंगे, उसके मौद्रिक रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो इनको कहाँ लिखना है हमें, हिसाब की पुस्तकों में। हिसाब की पुस्तकों में सही रूप में लिखने का विज्ञान और कला है। विज्ञान भी है और कला भी है। किसके अनुसार है ये, कार्टर के अनुसार। ठीक है, कार्टर ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, 3 परिभाषाएं ये हो गई, 1 2 3। ठीक है, 1 2 परिभाषाएं और है, वो भी मैं लिखवा देती हूँ, वो भी आप देख लो। पुस्तक पालन व्यावसायिक, पुस्तक पालन व्यावसायिक एवं अन्य सौदों को मौद्रिक रूप में लिखने की कला है। ये कहा है स्पाइसर एवं पेगलर ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है,
पुस्त पालन व्यवसायिक एवं अन्य सौदों को मौद्रिक रूप में लिखने की कला है। यानी कि हम पुस्त पालन में क्या करते हैं, व्यवसायिक और अन्य सौदों को किस में लिखते हैं, मुद्रा में लिखते हैं, यानी कि उनके किसी मूल्य में लिखते हैं। जब तक उनका कोई मूल्य नहीं होगा हम उन्हें हिसाब की पुस्तकों में नहीं लिखेंगे। किसका कथन है, स्पाइसर और फेगलर का। सभी लोग देखो आप उनके मौद्रिक रूप को ही महत्व दे रहे हैं। हमने जितनी परिभाषाएं अभी तक पढ़ी है सब में मौद्रिक रूप हमने ज़रूर पढ़ा है ना। तो मौद्रिक रूप के ऊपर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं। इन्होंने भी इसको क्या बताया है, कला बताया है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी चौथी डेफिनेशन थी। पुस्त पालन से आशय सौदों को मुद्रा में लिखने से है। ठीक है, ये वाली परिभाषा दी है जॉन कनी ने। थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ही शब्द इनके रहे होंगे जैसे कि मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे ये याद है। पुस्त पालन से आशय सौदों को मुद्रा में, इसको हम नियमानुसार और कर सकते हैं, मुद्रा में नियमानुसार, क्योंकि नियम के अनुसार की ही बात करते हैं। ठीक है, नियमानुसार लिखने से है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई इसकी। इन्होंने किसने दी है, ये जॉन कनी ने दी है। इन्होंने भी मुद्रा की बात कही है, देखो है ना। जहाँ पे भी हम इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं वहाँ पे मुद्रा की बात जरूर आ रही है। यानी कि जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं हिसाब की पुस्तकों में, पुस्त पालन में हम जिन भी चीज़ों की लेखे कर रहे हैं वो मुद्रा में होने चाहिए, यानी कि उनका कोई ना कोई मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो जॉन कनी ने क्या कहा है, पुस्त पालन से आशय सौदों को मुद्रा में नियम अनुसार, यानी कि उनके एक निश्चित नियम होते हैं उसके अनुसार लिखने से है। तो इन सारी परिभाषाओं को हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि पुस्त पालन क्या है, पुस्तकों को रखना जिनमें कि हम हिसाब किताब रखते हैं रोज के लेन देन का, और हिसाब किताब किस में रखते हैं, मुद्रा में। इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसके अनुसार हम सारे लेखे लिखते हैं, और कुछ नियत इसका प्रोफार्मा होता है जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें लिखते हैं। इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ के हमें ये चीज़ तो समझ में आ जाती है ना पुस्त पालन। तो मुझे लगता है पुस्त पालन काफ़ी स्पष्ट हुआ होगा सभी को। अगर सब बहुत अच्छे से समझ पाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आप हमसे जुड़े रह सकें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे के जो भी वीडियोज़ हम डालें वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दोबारा से दोहरा रही हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पुस्त पालन के उद्देश्य की, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।